नमस्कार, बाखबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, उम्मीदों का बजट, जी हां, उम्मीदों का बजट जिससे उम्मीद लगाई हुई है मध्य प्रदेश की जनता, क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत मध्य प्रदेश में हो चुकी है। 12 मार्च को डॉक्टर मोहन यादव सरकार बजट भी अपना पेश कर सकती है, लेकिन इस बजट के पिटारे में क्या कुछ खास होगा? क्या उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरेगा? ये एक बड़ी बात है। इस बार करीब अंदाजा लगाया जा रहा है कि 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट हो सकता है। ज्ञान पर फोकस होगा। महिला, किसान, युवा और गरीब इसमें शामिल है। खासतौर पर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि जो संकल्प पत्र बीजेपी ने लाया था, कहीं ना कहीं बीजेपी उस बजट सत्र के दौरान इसको भुना सकती है, क्योंकि संकल्प पत्र को लेकर लगातार विपक्ष भी सरकार को आड़े हाथ ले रहा है। तमाम तरह के सवाल हैं विपक्ष के भी। तो देखने वाली चीज ये अहम होगी कि संकल्प पत्र को कितना भुना पाएगी सरकार इस बजट में। 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती का ऐलान हो सकता है बजट में, और ये कयास हम लगा रहे हैं कि क्या कुछ खास हो सकता है। मुख्यमंत्री कृषक पदोन्नति योजना का ऐलान शायद सरकार कर सकती है। धान पर 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोनस दिया जा सकता है। गेहूं पर 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का ऐलान भी सरकार कर सकती है, क्योंकि संकल्प पत्र में जो वादा बीजेपी ने किया था किसानों को लेकर, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस बार शायद बजट में उन चीजों को सरकार भुना पाए। हालांकि उम्मीदें काफी है, विपक्ष के तमाम सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि उम्मीद जो जितनी है, क्या उन उम्मीदों पर बजट खरा उतर पाएगा? कैसा होगा इस बार बजट? क्या संकल्प पत्र भी भुना पाएगी सरकार? क्या कुछ खास होने वाला है, चाहे युवा हो, गरीब हो, किसान हो? तो इसी को लेकर आज हम मंथन करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। सबका विकास के भाव को लेकर आगे चले, सर्वजन हिताय बहुजन, जिस प्रकार की भावना हमारी है, मैं मान के चलता हूं कि ये लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार का संकल्प होता है, और लगभग 1 साल का हमारा जो अगला बजट आने वाला है वो भी सभी भावनाओं के अनुरूप होगा, ये मैं आश्वासन देता हूं। तो मोहन सरकार अपना बजट पेश करने वाली है 12 मार्च को, लेकिन उससे पहले कई तरह के सवाल है कि क्या जो उम्मीदें हैं इस बजट से, वो उम्मीदें पूरी हो पाएगी? बजट से क्या बीजेपी का संकल्प पत्र पूरा हो पाएगा? क्या बजट में मोदी की गारंटी दिखेगी? जो ज्ञान पर फोकस किया जा रहा है, लगातार ज्ञान की बातें कही जा रही, यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, क्या उन पर फोकस दिखेगा बजट में? ये तमाम तरह के सवाल है। और बजट से पहले आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ खास मेहमानों के साथ, मंथन करेंगे कि क्या कुछ खास बजट में हो सकता है। तो सबसे पहले आपका परिचय मैं करवा देती हूँ। हमारे साथ फिलहाल रमेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, और जल्दी ही हमारे साथ देवदत्त दुबे जी भी जुड़ेंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल रमेश जी, आपसे ही चर्चा करना चाहूंगी। बजट सत्र की शुरुआत तो हो चुकी है, इंतजार 12 मार्च का है। बजट पेश करेगी मोहन सरकार, लेकिन उम्मीदें काफी है। कितना नजर आ रहा है कि क्या उन उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी सरकार? देखिए, मोटे तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं कि ये जो बजट आने वाला है, इसमें जैसा कि आपने खुद भी कहा है, जो मोदी जी का मंत्र है ज्ञान का सम्मान, उसमें महिला है, किसान है, गरीब है, ठीक, और नारी है। तो कुल मिलाकर के इन पर बहुत फोकस किया जाएगा। और दूसरा, इस बात की संभावना, प्रावधान उसमें हो सकते हैं कि जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, उनको किस प्रकार हम आगे ऊपर लेकर आ सकते हैं। कि आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो सरकार ने 2 मीट आयोजित की है। एक उन्होंने ग्लोबल मीट की थी, और इससे पहले उन्होंने अपने रीजनल मीट की थी। तो उन दोनों मीट में जो निष्कर्ष आएंगे, और उस निष्कर्ष के साथ साथ जो इन्वेस्टर्स आएंगे, तो स्वाभाविक रूप से उन सारी चीजों का इसमें फोकस हो सकता है। और बहुत संभव है कि जिस तरीके से उन्होंने लाडली बहना की जो कुछ राशि बढ़ाने की बातचीत की है, तो इसमें उस बजट में थोड़ा सा प्रावधान वो हो सकता है महिलाओं को ये प्रावधान थोड़ा आगे बढ़े। लेकिन मोटे तौर पर युवाओं को रोजगार के आधार पर पूरे मध्य प्रदेश को एक औद्योगिक रूप से किस प्रकार हम स्टार्टअप में खास तौर से क्या हम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश का जो 2 नेचर है, जो मोदी जी का था कि विरासत के साथ विकास, तो विरासत की दृष्टि से किन किन बिंदुओं को हम डेवलप कर सकते हैं, और विकास की दृष्टि से कहां कहां पर डेवलप कर सकते हैं, इन सारी चीजों का इसमें प्रावधान हो सकता है। और यदि किसानों की इस समय खरीदी को लेकर के अगर उसमें बजट की वृद्धि हो,
तो इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होगी। जो उनकी समर्थन मूल्य को लेकर के बोनस की जो बातचीत चल रही है, बोनस में वृद्धि की भी इसमें कुछ बातचीत हो सकती है। तो कुल मिलाकर के मुझे जो लग रहा है, कहीं ना कहीं इसमें मिडिल क्लास को और लोअर मिडिल क्लास, इन दो चीजों को इसमें थोड़ा फोकस हो सकता है इस बजट में। जी निश्चित ही तमाम वर्गों को साधने की तो कवायद कहीं ना कहीं लग रही है सरकार की, रमेश जी। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि मुख्यतः क्या फोकस संकल्प पत्र पर हो पाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल अगर स्थिति हम देखें, राजनीतिक अगर स्थिति हम देखें, तो विपक्ष कहीं ना कहीं घेरता हुआ नजर आ रहा है संकल्प पत्र को लेकर। लाडली बहना की राशि की हम बात कर ले, या फिर किसानों को लेकर जो गेहूं की बात कही थी, सोयाबीन की बात कही थी। हालांकि गेहूं के लक्ष्य को तो अब लगभग सरकार पूरा कर चुकी है, जो वादा किया था 2700 का 2600 तक पहुंच भी चुकी है। लेकिन फिर भी विपक्ष कहीं ना कहीं वो हमलावर रहता है। आज भी किसानों को लेकर हमने वो स्थिति देखी है विपक्ष की। तो क्या लग रहा है कि जितना विरोध किया जा रहा है मुख्यतः, क्या फोकस किसानों पर उतना हो पाएगा? देखिए, मोटे तौर पर किसानों पर तो फोकस हो पाएगा। जहां तक विपक्ष की जहां तक बात है, विपक्ष में कोई भी राजनीतिक दल हो, वो कभी संतुष्ट नहीं होता और सरकार की योजनाओं में कमियां गिनाता ही रहता है, कोई सा भी दल हो। तो उसमें कोई खास बात नहीं है। तो विपक्ष की बात तो अलग है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश सरकार, एक इसमें एक विशेष बात यह भी है कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं आय का जो स्रोत है वो थोड़ा सीमित हो रहा है, और हमारे बहुत सारे जो खर्चे हैं वो कर्ज के आधार पर हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो जो संकल्प पत्र है, संकल्प पत्र की घोषणाओं के अनुरूप कुछ योजनाएं तो शामिल होंगी, लेकिन सारी की सारी घोषणाएं इसमें शामिल हो जाएं, इसकी संभावना थोड़ी कम दिखती है। हमेशा आय को देख करके ही व्यय किया जाता है। इसके अलावा इस बजट में एक दूसरी जो बात मुझे दिख रही है कि पिछली बार की तुलना में जो बजट का असेसमेंट है वो यदि 15 से 20% भी अधिक हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो इन्वेस्टर्स मीट हुई है और कहीं ना कहीं स्टार्टअप योजनाएं लागू हुई हैं, और ये जो फुटपाथ के दुकानदार कहीं ना कहीं विक्रय कर जो इस तरीके से बढ़ा है, वो इसमें इसके कारण अगर पिछले बार की तुलना में अगर 20% भी बढ़े तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि मोटे तौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने घोषणा की है कि वो अगले वर्ष तक जो राष्ट्रीय जो आय है उसमें मध्य प्रदेश की भागीदारी 5% करना चाहते हैं। तो अगर 5% वो करना चाहते हैं तो अभी 3.5% के आसपास है। तो मान करके चलिए कि इस बजट में कम से कम 1%, 5% उस आधार पर राष्ट्रीय आय की दृष्टि से अगर होगी तो बजट का जो टोटल फिगर है वो लगभग 20% के आसपास चला जाएगा। तो मोटे तौर पर इस बजट में कुछ नई चीजें हमको दिख सकती हैं और थोड़े से खर्च भी दिख सकते हैं। इसके अलावा टैक्स कुछ लगेगा, इसकी संभावना मुझे कुछ कम दिख रही है। वो बहुत संभव है कि शराब के दाम वो बढ़ा सकते हैं, सिगरेट पर ड्यूटी बढ़ा सकते हैं, ये जो नशे वाली चीजें हैं, गुटखे वाली, इन पर वो कीमतें बढ़ा सकते हैं। और फिर चूंकि उन्होंने करीब 19 या 17 स्थानों पर शराबबंदी की लागू की है, तो इसमें सरकार ये कोशिश करेगी बजट के माध्यम से अपने आबकारी नीति में कि अगर 19 जिलों में या 19 स्थानों में उनकी दुकानें घट रही हैं, इससे आय कम ना हो, इसलिए शराब के ऊपर ड्यूटी वो कुछ बढ़ा सकते हैं। जनोपयोगी जो चीजें हैं उनमें ड्यूटी बढ़ाने की संभावना मुझे कम दिख रही है। लग्जरी आइटम जो है उसमें ड्यूटी उसमें कुछ बढ़ा सकते हैं ताकि सरकार की थोड़ी सी आमदनी बढ़े। जी निश्चित ही। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाती है सर कि जिस तरह से फोकस किया गया है रोजगार को लेकर, निवेश को लेकर, इस बार मुझे लगता है कि जो जितना समय मोहन सरकार को हुआ है, हालांकि तमाम वर्गों पर फोकस है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस इंडस्ट्री ग्रोथ पर रहा है। क्योंकि हमने भी देखा है रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होती है, ग्लोबल इन्वेस्टर होती है, और निवेशक रुचि भी जताते हैं मध्य प्रदेश में। वो कहीं ना कहीं जो मिथ था एक मध्य प्रदेश में कि एक कहीं ना कहीं बंदरगाह की कमी या फिर जो भी कमियां बताई जाती थी, वो कहीं ना कहीं टूटा है। इस बार निवेशकों ने अपना मन बनाया है निवेश के लिए, और निश्चित ही अगर निवेश आएगा, इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी, तो रोजगार अपने आप ही उत्पन्न होंगे। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। विशेषकर ये अपने आप में मध्य प्रदेश सरकार ने एक प्रकार से निवेशकों का एक रिकॉर्ड बनाया है। ये जो ग्लोबल मीट अभी हाल ही संपन्न हुई है, उसमें लगभग 25 लाख करोड़ के आसपास के निवेश के जो प्रस्ताव आए हैं, और इससे पहले साल भर में उन्होंने जो की थी उन सबको मिलाकर के लगभग 30-31 लाख करोड़ के निवेश की बात आ रही है। और फिर सरकार ने इस बार नीति में एक बड़ा परिवर्तन किया है कि इससे पहले जो साल भर की बात होती थी, इस बार उन्होंने कहा है कि 6 महीने से ज्यादा वो समय नहीं देंगे।
तो निवेशकों ने जो प्रस्ताव दिए हैं उन पर जो इम्प्लीमेंटेशन है, मान करके चलिए कि वो लगभग 6 महीने के भीतर वो उसका शुरू हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अगला जब भी बजट होगा, इस 1 साल में निवेशकों का अगर 100% नहीं तो कम से कम 50% निवेशकों का काम उसमें शुरू हो जाएगा। और स्वरोजगार पर सरकार बहुत ज्यादा जोर देगी, क्योंकि ये आने वाला समय नौकरियों का समय नहीं है। नौकरियां तो अब बची नहीं है, जो कि इंसान का काम मशीन कर रही है, और अगर AI आ रहा है तो और नौकरियों के अवसर कम होंगे। तो मोटे तौर पर स्वरोजगार पर जो सरकार का फोकस है, इस बजट में स्वरोजगार की कुछ योजनाओं को अगर वो बढ़ा सकते हैं तो मैं समझता हूँ युवाओं के ऋण को लेकर के, या उनको कुछ तकनीकी प्रशिक्षण दे करके, या उनके शिल्प के आधार पर कुछ करके, मैं समझता हूँ इसमें कहीं ना कहीं युवा रोजगार और नारी सशक्तिकरण और किसान को लेकर के इन चीजों पर इसमें महत्व हो सकता है। जी निश्चित ही, और इसी को लेकर प्रतिक्रिया भी ले लेती हूँ मैं। आशीष दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। आशीष जी, देखिए बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और हम चर्चा इसी को लेकर कर रहे हैं कि 12 मार्च को जो बजट होगा, क्या खास इस बजट के पिटारे में हो सकता है, क्योंकि थीम वही है, ज्ञान की बात कही जा रही है, यानी कि गरीब, अन्नदाता, युवा, नारी इसमें शामिल है। क्या कुछ खास आप देख पा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार को जो है, चूंकि मोहन यादव सरकार का दूसरा बजट है, तो इस बार सरकार को जो लोक लुभावन जो स्कीम्स जो चल रही हैं, इनके अलावा हट के अब जो ठोस और मोटी चीजों पर ध्यान देना होगा, और शायद उस पर दिया भी जा रहा है। जो खबरें हैं उसमें ऐसा लगता है कि चूंकि मोहन यादव जो पहले ही बता चुके हैं कि बजट का जो आकार है 4 लाख करोड़ के आसपास होगा, यानी पिछली बार से बजट बढ़ेगा। 10-20% बजट हमेशा बढ़ना चाहिए, बढ़ता भी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अभी सरकार के फोकस के 3 सेक्टर हैं। एक है कृषि, जो किसान सरकार का है, दूसरा महिला, और तीसरा निवेश का जो उन्होंने अभी नया ड्राइव शुरू किया है। तो निवेश ऐसा है जिससे सरकार को कुछ खर्च नहीं करना है, सरकार के पास आना है। लेकिन किसानों का जो मोर्चा है या महिलाओं का मोर्चा है, इन सब पर सरकार को बहुत सारा निवेश खुद करना होगा। तो इन सब के बीच में सबसे जरूरी बात यह है कि जो मध्य प्रदेश पर कर्ज की बात होती है कि 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है, मध्य प्रदेश को बार बार कर्ज लेना पड़ रहा है और उसको अपने खर्चे चलाने के लिए बाजार पर ये जो है निर्भर रहना पड़ रहा है। तो इन चीजों से बचने की और सरकार का जो राजस्व बढ़ाने की क्या जुगत की जाएगी, ये महत्वपूर्ण होगा। तो ये चूंकि अब दूसरा बजट है सरकार का इस बार की, तो ये इतने समय में ये सामने आएगा कि सरकार ने पिछले 1.5-2 साल में क्या पिछली चीजों से सीखा है। दूसरी बात ये है कि जो मध्य प्रदेश का जो बजट आएगा उसमें सबसे बड़ी जो अपेक्षाएं हैं लोगों की, वो पूरी करने के साथ साथ सरकार को ये ध्यान रखना होगा और कि आय बढ़ाने के फेर में या दूसरी चीजों को संतुलन बनाने के फेर में कहीं ऐसा नहीं हो कि आम आदमी की जेब पे बोझ बढ़ जाए, कोई नया सेस, नया कर, नई कोई चीजें ना आ जाए। तो इन सब के बीच में ये बजट है, मुझे ऐसा लग रहा है। और जो मेन जो सरकार के फोकस एरिया है उस पर यदि सरकार कंसंट्रेट करके आगे बढ़ती है, कुछ कड़वे निर्णय भी लेना पड़ सकते हैं, तो अभी मोहन यादव सरकार के लिए उचित समय है कि उसके पास अभी चुनाव में जाने के लिए 4 साल है। तो वो अगले 1.5-2 साल सख्त निर्णय करके या कठोर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान करके अपने खजाने को मजबूत कर सकती है और अपनी प्राथमिकताओं के क्षेत्र को भी बेहतर डिलीवर कर सकती है। तो इसके बीच में सरकार क्या रास्ता निकालती है, ये महत्वपूर्ण होगा। निश्चित ही बेहतर बात आप कह रहे हैं। और रमेश जी, देखिए निश्चित ही आशीष जी जिस तरह से बात कर रहे हैं कि जब बजट आता है तो पहले ये देखना जरूरी हो जाता है कि आय व्यय का आखिर ब्यौरा क्या है, क्योंकि ये अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। कर्ज जिस तरह से लगातार सरकार ले रही है, हालांकि ठीक है कर्ज लेना देखा जाए तो किसी भी, अगर आप विकासशील मध्य प्रदेश की बात कर सकते, विकसित की बात कर सकते, तो निश्चित ही कि कर्ज लेना कहीं ना कहीं ठीक है, जरूरी हो जाता है। लेकिन बजट में जो फ्री बेस योजना को लेकर बात कही जा रही है, एक और ये कहा जा रहा है कि लाडली बहना योजना को लेकर जो संकल्प पत्र में वादा किया गया था 3,000 राशि करने का, तो वो भी कहीं ना कहीं एक अटकल है कि क्या इस पर इस बजट में निर्णय लिया जाएगा। फ्री बेस जो योजनाएं होती है, क्या उनको फिर से बढ़ावा दिया जाएगा, और अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो ये आय व्यय पर कितना फर्क डालेगी?
देखिए, स्वाभाविक रूप से जैसा कि मैंने पहले भी कहा है ये संकल्प पत्र में जो भी है उनकी कुछ ना कुछ इसमें हमको वानगी दिखेगी। ऐसा नहीं है कि संकल्प पत्र की सारी बातें किनारे हो जाए। और जैसा कि लाडली बहना का अगर उन्होंने 3,000 तक कहा है, 3,000 एकदम करने की बात नहीं की है। जब ये बात हुई थी बढ़ाने की, तब ये हुआ था कि उसको शने शने करके धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। तो अभी शायद 1250 जो लाडली बहना को मिलता है, बहुत संभव है कि इस बजट में थोड़ा सा बढ़ा करके उसको 1500 कर दें। हालांकि इसकी संभावना हम ये मान करके चल रहे थे कि ये सरकार शायद 8 मार्च को ऐसी घोषणा कर सकती है। तो चूंकि अब 8 मार्च को उन्होंने घोषणा नहीं की है, तब फिर भी अब ये 50-50 हो गया है ये अनुमान, क्योंकि उनको बढ़ाना तो 5 साल में अगले चुनाव तक उनको 3,000 करना, अगले चुनाव तक 3,000 करना है तो अभी से थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। उस संभावना को ध्यान में रख करके तो लगता है कि लाडली बहना के कुछ ना कुछ, अगर 250 नहीं तो 200 रुपए कुछ ना कुछ तो बढ़ाना चाहिए। लेकिन अब चूंकि 8 मार्च को घोषणा नहीं हुई तो अब उसको हमको बजट तक ही इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मोटे तौर पर युवाओं को रोजगार और किसान को राहत देने की और महिला के सशक्तिकरण की, ये 3 बिंदु इसमें अवश्य होंगे। और विशेषकर गांव और खेत को किस प्रकार सड़कों से और यातायात से किस प्रकार जोड़ा जा सकता है, उसका प्रावधान इसमें होगा। सिंचाई का रकबा बढ़ाने की दृष्टि से वो इसमें कुछ ना कुछ अतिरिक्त प्रावधान होंगे। और मोटे तौर पर नया टैक्स कोई लगेगा, इसकी संभावना मुझे कम दिखती है। कहीं ना कहीं अभी एक जगह से कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो ओवरऑल हमारा फिगर बढ़ेगा, वो फिगर मुद्रा के परिचालन से जो फिगर बढ़ना है उसके आधार पर जो खबरों के प्रावधान, खर्चे के प्रावधान है, वो उस आधार पर लग रहे हैं। टैक्स अगर बढ़ेगा तो लग्जरी पर बढ़ेगा, शराब हो सकती है, सिगरेट गुटखा जैसी चीजें और भी हो सकती हैं। लग्जरी पर या सौंदर्य प्रसाधनों पर, इन सब चीजों पर लग सकता है। जो न्यूनतम जरूरतों की आवश्यकताएं हैं उन पर टैक्स लगेगा या उनकी टैक्स में वृद्धि होगी, इसकी संभावना मुझे कुछ कम दिखती है। निश्चित है। और देखिए आशीष जी, जिस तरह से हम बार बार यही जिक्र कर रहे हैं कि ज्ञान पर कहीं ना कहीं फोकस किया गया है। अब अगर इसमें हम किसानों की बात करें, किसानों पर अच्छा खासा फोकस सरकार करते हुए नजर आ रही है। हाल ही में हमने देखा कि गेहूं को लेकर जो सौगात दी गई थी संकल्प पत्र पर, कहीं ना कहीं आगे बढ़ी थी। महिलाओं को भी उतना साधा जा रहा है। लेकिन फिर बात आ जाती है युवाओं की और गरीबी को लेकर। जिस तरह से मैं बात कहूंगी तो युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर, हालांकि कहा जा सकता है कि इस बार इंडस्ट्रियल ग्रोथ जिस तरह से सरकार कर रही है, कॉन्क्लेव हुए हैं, निवेशक आए हैं, रोजगार निश्चित ही अगर निवेशक रुचि जताएंगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी। मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि रोजगार कहीं ना कहीं बढ़ेगा। लेकिन एक चीज शामिल की गई थी, संकल्प पत्र में भी कही गई थी, और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि IIT IIM को लेकर भी शायद सौगातें दे सकते इस बजट में। नहीं, ये बात तो सही है कि ये सरकार के जो ऐसे काम है जिनको सरकार को हमेशा करना है, ये काम तो होते चलते हैं कि नए इंस्टीट्यूशन बनते हैं, नई चीजें बनती हैं, लेकिन इनके रिजल्ट आने में बहुत समय लगता है। लोग पढ़ेंगे, निकलेंगे बाहर, उसके बाद उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। फिर एक बात ये भी है कि जो निवेश की बात की जा रही है, इसकी मैं आलोचना नहीं करता, इसको बुरा नहीं मानता। ये बिल्कुल सही बात है कि ये सारे प्रयास होते रहने चाहिए। लेकिन कोई जब निवेश आएगा, आज मान लीजिए धरातल पे आज या कल भी निवेश आ जाता है, उसके यूनिट बनना शुरू होती है, बिल्डिंग बनती है, प्रोडक्शन शुरू होता है, इन सब में 1-2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं। बड़े उद्योग जमीन पर आकार लेने में 2-3-4 साल का वक्त लेते हैं। तो ये रोजगार की जो बातें हम लोग मान लेते हैं, वो ऐसा नहीं है कि आज निवेश का प्रस्ताव हो गया और 2-4 दिन में रोजगार आ जाएगा। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इतनी जल्दी इसमें मैं नहीं मानता कि इतनी जल्दी रोजगार मिल जाएंगे कि जो निवेश के प्रस्ताव आ गए। लेकिन इसमें सरकार सधे हुए कदमों से, ठोस कदमों से आगे बढ़ेगी तो आज नहीं तो कल 2-4 साल में एक निवेश की तस्वीर तैयार होगी और उससे रोजगार मिलेंगे। लेकिन सरकार को ये देखना होगा कि जो निवेश आएंगे उसमें रोजगार की स्थिति ऐसी नहीं हो कि लेबर की जरूरत हो या इस तरह की कोई जरूरतें हो छोटी मोटे सहायकों की, तो उसके लिए मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार दिया जाए। जरूरत ये है कि उस उद्योग को चलाने वाले जो महत्वपूर्ण हाथ हैं, जो महत्वपूर्ण हैंड्स हैं, वो जगह पर मध्य प्रदेश के लोग आए। तो सरकार की 2 तरफा जिम्मेदारी ये है कि मध्य प्रदेश के जो युवा जो पढ़ते लिखते हैं, बड़ी डिग्री हासिल करते हैं, वो बेंगलोर या पूना या मुंबई या हैदराबाद ना जाएं, वो मध्य प्रदेश में खपाए जाए।
तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है उद्योग के लिहाज से। बजट आ रहा है, लेकिन चूंकि मुद्दा बजट का है, तो जो फ्रीबीज योजनाओं की जो बात हुई है, ये इन योजनाओं का आकार जो है धीरे धीरे व्यवहारिक बनाया जाना चाहिए, कम किया जाना चाहिए, और उसकी जगह जो जहाँ मुफ्त योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है वहां पर उनको किसी प्रोडक्शन की चेन से जोड़ना चाहिए। ये बजट में सहायक होगा। जिनको हम मुफ्त दे रहे हैं, बदले में कोई उत्पादन दें, कोई चीजें दें, उससे बाजार बने, और बाजार में चीजें जाए तो वो एक पूरी चेन बनेगी। तो इस तरह की चीजें यदि बजट में की जाएंगी, या इस तरह के प्रावधान फ्रीबीज योजनाओं को संशोधित करके किए जाएंगे, और मुझे लगता है आज नहीं तो कल कुछ समय बाद इन योजनाओं का आकार छोटा करना पड़ेगा देश भर में। तो इसलिए बजट जो है, मैंने पहले भी कहा कि मोहन यादव सरकार के लिए मौका है कि अगले 2 सालों प्रयोग कर सकती है, लेकिन वो प्रयोग ऐसा हो कि जो आम आदमी है, जो कर चुकाता है, जो हर चीजों को पेमेंट करता है, उससे बोझ ना आए। ऐसा कोई मैकेनिज्म यदि सरकार बना लेती है 1-2 साल में, ये उसकी सफलता होगी। निश्चित ही, और रोजगार पर भी निश्चित ही कहीं ना कहीं फोकस आशीष जी करना पड़ेगा। जिस तरह से आप इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, हालांकि ये बजट की चर्चा है, लेकिन चर्चा वो होगी क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्य फोकस रहा है इस बार इंडस्ट्री ग्रोथ पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो मिथ है वो तो आपने तोड़ दिया है कि मध्य प्रदेश में निवेशक रुचि नहीं जताएंगे। निवेशकों ने रुचि जताई है, निवेश भी मिला है, लेकिन क्या धरातल पर उतना उतर पाएगा? क्योंकि निवेशक पहले भी आ चुके हैं और कहीं ना कहीं इस तरह के कॉन्क्लेव पहले भी हुए हैं, लेकिन क्या उतना धरातल पर उतर पाया था और क्या उतना फायदा मिल पाया था जिस तरह के दावे किए गए थे? ये बात सही है कि देखिए, हम कोई मकान बनाने भी जाते हैं तो मकान 2-4-8 महीने में नहीं बनता, 1-2 साल में बनता है, 3 साल में बनता है। तो बड़े निवेश लेने में भी समय लेते हैं। और मध्य प्रदेश का जो, अगर हम खेल की भाषा में कहें तो स्ट्राइक रेट जो है वो कमजोर है। 10-12% जो निवेश जो है अभी तक धरातल पर आए हैं। लेकिन जो भी आए हमें लगता है अच्छा है, क्योंकि मध्य प्रदेश का एक अलग मिजाज का प्रदेश है। तो इसलिए यदि जो भी निवेश आ रहे हैं उनका स्वागत है, लेकिन जो व्यवहारिक हैं, जो चीजें हैं, उनको लिया जाए। उससे ये देखा जाए कि मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है, मध्य प्रदेश का जो व्यापार है, मध्य प्रदेश के जो और रोजगार है, वो बढ़ते रहें। तो बजट में इसका प्रावधान बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो दूसरे प्रावधान है बजट में वो किए जा सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र है और दूसरी जो योजनाएं हैं उनको मजबूत किया जाना चाहिए, और आय के, रोजगार के इस तरह के अवसर बढ़ाए जाने चाहिए। इस तरह की चीजें यदि हो रही हैं, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि कृषि और जैसा मैंने बोला कि नौजवान रोजगार, बेरोजगार नौजवान, कृषि और जो फोकस एरियाज हैं सरकार के, इसको सरकार मजबूत कर लेगी तो ठीक होगा। और इसके लिए सबसे जरूरी होगा, किसी भी सरकार के लिए जरूरी होगा कि थोड़ी सी मुफ्त योजनाओं को व्यवहारिक धरातल पर लाए, उनको किसी प्रोडक्टिविटी चेन से जोड़े। निश्चित, ये बेहतर बात है कि इस पर निश्चित ही मंथन होना चाहिए। रमेश जी, देखिए इस बार, इससे पहले जब छत्तीसगढ़ का बजट आया था, तो मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ, हालांकि हर राज्य की तासीर अलग अलग होती है, लेकिन इस बार ज्ञान की जगह उन्होंने गति पर फोकस किया। गति में उन्होंने टेक्नोलॉजी को भी रखा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी रखा है। हालांकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ पहले से ही मध्य प्रदेश करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी में क्या इस बार कदम बढ़ाएगा? और दूसरी चीज, पर्यटन स्थल को लेकर जिस तरह से बात की जा रही है, क्योंकि पर्यटन भी एक कहीं ना कहीं अहम हिस्सा हो जाता है, खासतौर पर मध्य प्रदेश के लिए। तो अगर ये जो ज्ञान है, इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या कुछ खास हो सकता है इस बार? संकल्प पत्र और ज्ञान को भी अगर छोड़ दें तो इसके अलावा और क्या नवाचार इसमें दिख पाएगा बजट में? तौर पर मध्य प्रदेश सरकार, जैसा कि आपने भी कहा, पर्यटन पर वो बहुत जोर दे रही है। ये पर्यटन को 3 प्रकार का, 4 प्रकार का डेवलप कर रही है। एक तो वो ऐतिहासिक स्थल जितने भी हैं हमारे यहाँ, जैसे सांची हो सकता है, बुरहानपुर हो सकता है। दूसरे जो आध्यात्मिक स्थल है, जिसमें अमरकंटक हो सकता है, जिसमें ओंकारेश्वर है, उज्जैन है। तीसरे जो सांस्कृतिक स्थल है, तो इसके अलावा जो मनोरंजन वाले स्थल है, तो उसमें उन्होंने 9-10 जो है इस बीच में अभयारण्य वो डेवलप किए हैं। मोटे तौर पर अभयारण्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान देश में काफी ऊंचा हो गया है। तो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए पर्यटन पर बहुत जोर देगी। ये पर्यटन सांस्कृतिक पर्यटन भी होगा, धार्मिक पर्यटन भी होगा और साधारण पर्यटन भी होगा। तो ये इस पर बहुत जोर देगी। तीसरा, वो जो उन्होंने कृष्ण पाथेय की घोषणा की है, तो बहुत संभव है कि जो राम पथ गमन का मार्ग है
और कृष्ण पाथेय है। कृष्ण पाथेय का अगर आप देखेंगे तो मथुरा से लेकर के उज्जैन और उज्जैन से लेकर के ओंकारेश्वर जबलपुर खासतौर, तो वो जो पूरा ट्रैक है उनका, मैं समझता हूँ इन सब चीजों के डेवलप होने पर भी वो कहीं ना कहीं इस पर जोर दे सकते हैं। एक इस बात पर भी जोर दे सकते हैं, इन दिनों बहुत खबरें चूंकि आ रही थी ये खास तौर से गायों को लेकर के, जो सड़क पर गायें रहती हैं, तो गौ अभयारण्य को लेकर के भी मध्य प्रदेश सरकार अगर इस बजट में गौ अभयारण्य विकसित करने, कोई नया विकसित करने या पुराने के कुछ दान बढ़ाने पर भी इसमें विचार कर सकती है। तो ये जो आधारभूत बातें हैं इस बजट में, उन आधारभूत बातों का प्रावधान हो सकता है। जी निश्चित ही तमाम तरह के विषय हैं। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि बजट के पिटारे में आखिर क्या कुछ निकल पाता है, किन किन बातों पर, किन किन चीजों पर फोकस कर पाती है सरकार, ये तो देखने ही वाली बात होगी। हालांकि उम्मीदें सभी को है। फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बजट आने वाला है और इस बजट का इंतजार सभी को है, उम्मीदें सभी को है। खास तौर पर अगर फोकस होगा बजट में, किन चीजों पर फोकस होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बस यही देखा जाएगा कि आखिर आम आदमी की जेब पर यह बजट कितना असर डालता है। सबसे ज्यादा उम्मीदें आम आदमी को होती है। हालांकि थीम कहीं ना कहीं सरकार की वही है कि ज्ञान पर फोकस किया जाएगा, यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी क्या कुछ खास हो पाएगा बजट में, संकल्प पत्र को कितना भुना पाएगी सरकार, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बाकी खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।